नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार में रौनक बरकरार है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा मजबूत होकर 38,000 अंक के स्तर को पार कर गया। इसी तरह निफ्टी की बात करें तो 100 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 11,200 अंक के स्तर को पार कर गया। शुरुआती कारोबार में बैंकिंग शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। बीएसई इंडेक्स पर एक्सिस बैंक के शेयर करीब 4% तक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी के शेयर में करीब 1% से ज्यादा की तेजी रही। पेट्रोल और डीजल की मार्केटिंग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने बल्क और रिटेल मार्केटिंग नियमों को आसान बना दिया है। अब पेट्रोल और डीजल की रिटेल ऑथराइजेशन के लिए किसी भी कंपनी को कम से कम 100 रिटेल आउटलेट लगाने होंगे। साथ ही उसकी नेटवर्थ कम से कम 250 करोड़ रुपए होनी चाहिए। जुलाई में देश के निर्यात में उल्लेखनीय सुधार दिखा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जुलाई में निर्यात पिछले साल के समान महीने के स्तर के करीब रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कई संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि देश में आर्थिक गतिविधियों की स्थिति सुधर रही है। इस बीच वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बुरा दौर अब बीत चुका है। देश का कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बेहतर मानसून की उम्मीद है। अभी तक मानसून अच्छी तरीके से हुआ है। मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स से 2.03% की बढ़त के साथ 748 अंक ऊपर 37,687 स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1% ऊपर 211 अंकों की तेजी के साथ 11,102 के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही विदेशी कोषों के प्रवाह और वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख से सेंसेक्स निफ्टी में तेजी आई। इससे पहले पिछले 4 कारोबारी दिनों से बाजार में गिरावट दर्ज की जा रही थी। पिछले कुछ दिनों तक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में मंगलवार को एक बार फिर तेजी दिखी। RIL का शेयर 7% से ज्यादा बढ़कर 2,151 रुपए पर BSE पर बंद हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि महंगा होने के बावजूद यह शेयर आगे और बढ़ेगा। इससे इसका मार्केट वैल्यूएशन $200 अरब को पार कर सकता है। मंगलवार को वायदा बाजार में सोने की मांग कम होने के कारण सटोरियों ने अपनी पकड़ कमजोर कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 197 रुपए गिरकर 53,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी मजबूत मांग के चलते 23 रुपए बढ़कर 65,771 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। कोरोना वायरस के चलते गतिविधियों में आ रहे व्यवधान के कारण इरडा ने कंपनियों को जीवन बीमा पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी करने की इजाजत दे दी है। इरडा के अनुसार कंपनियां विशेष परिस्थिति में 2020-21 के पॉलिसी डॉक्यूमेंट और प्रपोजल फॉर्म की फिजिकल कॉपी जारी करने की अनिवार्यता से मुक्त है। यूरोप में पिछले 2 साल के दौरान विभिन्न कंपनियों के स्टॉक्स पर आने वाली रिसर्च रिपोर्ट में गिरावट आई है। इसके कारण कंपनियां पैसे देकर खुद के प्रदर्शन के बारे में रिसर्च रिपोर्ट बनवा रही है। इस नई परंपरा से रिसर्च फर्मों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल में बदलाव आया है। रिसर्च कंपनियां पहले निवेशकों से पैसा वसूला करती थी, लेकिन अब उन्हें वही पैसा कंपनियों से मिल रहा है। इसका कारण 2018 में यूरोपियन यूनियन द्वारा लागू किए गए नए नियम है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्रांस में 50 करोड़ यूरो से कम मार्केट कैप वाली 80% कंपनियों को अपनी रिसर्च रिपोर्ट पैसे देकर बनवानी पड़ी है। भारत में चल रहे विरोध के बाद वीवो ने IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है। हालांकि इस बारे में BCCI और वीवो की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वीवो BCCI को हर वर्ष 440 करोड़ रुपए देता है और वह 2017 से IPL का टाइटल स्पॉन्सर है। उसका करार 2022 में खत्म होना था। इसे नई शर्तों के साथ 2023 तक बढ़ाने की योजना थी, लेकिन गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच सहित कई संगठनों और आम जनता ने BCCI की आलोचना की थी, जिसके बाद वीवो ने यह कदम उठाया है। श्रम मामलों की संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी की समय सीमा 5 साल से घटाकर 1 साल की जाए। समिति ने हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष को सामाजिक सुरक्षा पर अंतिम रिपोर्ट सौंपी है। यह श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 कानूनों की जगह लेगी। HDFC बैंक के CEO और MD पद के लिए शशिधर जगदीशन का नाम तय हो गया है। RBI ने उनके नाम को हरी झंडी दिखा दी है। जगदीशन की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। वह आदित्य पुरी की जगह लेंगे। जगदीशन अपना पदभार 27 अक्टूबर से संभालेंगे। 1996 से फाइनेंस फंक्शन में मैनेजर के तौर पर जुड़ने वाले जगदीशन के आने से बैंक के शेयर 4% बढ़ गए हैं। कर्ज में डूबी HDIL
बिकने के कगार पर आ चुकी है। अडानी, सेंटेक रियल्टी सहित कुल 6 कंपनियों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। HDIL की बिक्री दिवाला प्रक्रिया के तहत की जाएगी। HDIL ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में यह जानकारी दी है। इस कंपनी के मालिक राकेश और सारंग वाधावन ने PMC बैंक घोटाले के आरोप में जेल में हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक ने सैलरीड क्लास महिलाओं के लिए होम लोन ब्याज दर को घटाकर 6.7% कर दिया है। हालांकि अन्य लोगों के लिए ब्याज दर अब भी 6.8 से ही शुरू है। यूनियन बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम ब्याज पर लोन दे रहा है। अन्य बैंकों की ब्याज दरें 6.9% से ऊपर है। कोरोना काल में भी कंपनियों ने कमाई का अवसर खोज लिया है। हर कंपनी अब इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट लेकर आ रही है। इस तरह से यह एक नया बिजनेस सेगमेंट उभर रहा है जो कोरोना के बाद भी अच्छी खासी कमाई कर सकता है। मदर डेयरी, अमूल इंडिया, कोको कोला समेत कई कंपनियों ने इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। इनका दावा है कि ये प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं और इससे रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक यूनिकॉर्न स्टार्टअप की सूची जारी की है। इसमें ऐसे स्टार्टअप शामिल हैं जिनकी पूंजी 7,500 करोड़ रुपए से अधिक है। इस सूची में भारतीयों के 61 स्टार्टअप हैं, जिनमें से 40 भारत से बाहर हैं। पिछले साल यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 494 थी, जो अब बढ़कर 586 हो गई है। पिछले साल इस सूची में चीन सबसे आगे था, लेकिन इस बार अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के सभी स्टार्टअप की कुल वैल्यू 135 लाख करोड़ रुपए है, जो कि इटली के GDP के बराबर है। भारत के स्टार्टअप की कुल वैल्यू 5 लाख करोड़ है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को विज्ञापन लाभ के लिए यूजर्स के फोन नंबर और ईमेल आईडी के अनुचित इस्तेमाल करने पर अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन को 1,878 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक शिकायत में कहा गया है कि ट्विटर ने FTC के साथ 2011 में हुए सहमति आदेश का उल्लंघन किया था। इसमें कहा गया था कि कंपनी यूजर्स को गुमराह नहीं करेगी और उनके डेटा की सुरक्षा करेगी। जीएसटी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में माल बिक्री के एवज में ली गई अधिक राशि की वसूली की जाए। जिन कंपनियों से राशि की वसूली की जानी है उनमें पतंजलि, नेस्ले, फिलिप्स, मैक्नोरो, जैकलिन, ग्लेनमार्क, जुबिलेंट फूड, TTK आदि शामिल है। इन कंपनियों ने अपना माल बेचकर मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं से 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा कमाया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कम की गई टैक्स दरों का फायदा ग्राहकों को नहीं दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए उमरिया जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब तक महिला स्व सहायता समूह द्वारा 1,50,900 मास्क तैयार किए गए मास्क जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग एवं जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए और वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 75,140 मास्क प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा 50 लीटर हैंड वॉश की 200 बोतलें तथा 15,800 साबुन का भी निर्माण किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को घर में ही आर्थिक गतिविधि संचालित करने के लिए जीवन शक्ति योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इस कार्य से जहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम जन को महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं मास्क का निर्माण करने पर उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। महिलाओं को मध्य प्रदेश डी ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। आज ये महिलाएं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि आज हमारा जीवन भी सुगम और आसान हो गया है।